अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, बड़ी क़ुव्वतें जब बेलगाम होती हैं तो फिर किसी के बस में नहीं रहती। तारीखी जुमले जब इमरान खान ने बोले उसके बाद हमने देखा कि भारतीय दानिश्वर जो हैं और भारत के अंदर ही लोग वो गौर करने पर मजबूर हो गए। उसके बाद जब अभिनंदन को रिहा करने के हवाले से कहा गया तो उसके बाद एक बड़ी सोच में तब्दीली जो है हमें नज़र आई। उनका वॉर हीरो है, जाहिर सी बात है, और उसे हम रिहा कर रहे हैं। एक अच्छा जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। हम कुछ ट्वीट्स भी आपको दिखाते हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। भारतीय मीडिया अब जिस तरह से दिखा रहा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पर जो ट्विटर यानी कि सोशल मीडिया जो हमारे पास अवेलेबल है और उस पर जो हम जिस तरह के बयानात सुन रहे हैं और जिस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं, पहले तो मीरवाइज उमर फारूक जो हैं वो कहते हैं कि वेलकम डिसीजन बाय पाकिस्तान पीएम टू रिलीज द कैप्टिव इंडियन पायलट एज अ पीस जेस्चर, होप बेटर सेंस प्रिवेल्स, the war clouds scatter and dispute moves towards a peaceful resolution। ये तो मीरवाइज उमर फारूक हो गए। महबूबा मुफ्ती भी आप सुनते रहे किस तरह से बात करती रही। पाकिस्तान पीएम हैज़ एग्जिबिटेड रियल स्टेट्समैनशिप टुडे। आगे चलते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की बात अगर करते हैं तो वो कहते हैं कि एवरी नोबल एक्ट मेक्स अ वे फॉर इटसेल्फ, योर गुडविल जेस्चर इज अ कप ऑफ जॉय फॉर अ बिलियन पीपल, अ नेशन रिजॉइसेस, आई एम ओवरजॉयड फॉर हिज पेरेंट्स एंड लव्ड वंस। ये आगे अगर आप चले, उनके जो जर्नलिस्ट है निरुपमा, वो कहती है कि गुड मूव बाय पाकिस्तान टू रिलीज विंग कमांडर अभिनंदन। और इसी तरह के बहुत से ट्वीट्स इस वक्त आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि वहां पर सराहा जा रहा है इमरान खान के इस जेस्चर को। अगर भारत जंग करता है तो सामने दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मौजूद है। कश्मीरियों के अंदर इस वक्त बगावत जो है वो देख रहे हैं किस तरह से उनके अंदर बगावत प्रिवेल कर रही है। पंजाब के अंदर आपको अपनी फ़ौज, एक बहुत बड़ा फ़ौज का हिस्सा डिप्लॉय करना पड़ रहा है और सिखों के तेवर भी आपको बदले हुए दिखाई देते हैं और सामने 15 साल से कबाइलियों का सामना करने वाली एक बेहतरीन फ़ौज मौजूद है। एक बहुत अच्छा चांस है आपके पास, ज़रूर गौर कीजिए और मोदी साहब अपनी सियासत की भींट इस अमन के परवाने को मत चढ़वाइएगा। हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि इमरान खान ने तो जो स्पीच की उन्हें तो शाबाश जाती है। ऑपोजिशन का हमारा रवैया बहुत अच्छा रहा, उन्हें भी एक बहुत बड़ी शाबाश जाती है। एक पेज के ऊपर हमें हुकूमत और ऑपोजिशन नजर आई जिनके तेवर एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, लेकिन इस मामले पर हम एक वन नेशन की तरह खड़े दिखाई दिए। ये तो सब बहुत अच्छा है, लेकिन हम आज बात करेंगे कि कल और आज का बेहतरीन फ़र्क क्या नज़र आ रहा है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं बताते चले। एजाज चौधरी साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है, निसार चीमा रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शाहिद लतीफ़ साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक हसनात तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब आपकी तरफ आ जाते हैं और कल और आज का जो फ़र्क है अगर आप बयान कर सकें। इमरान खान साहब का एक बार फिर अमन की दावत देना और उसके बाद जो हम ये देख रहे हैं ट्वीट्स भी और एक बैंड नज़र आ रहा है। जी, इसमें ये हुआ कि हिंदुस्तान का जो बहुत सालों से इनका एक नज़रिया ये था कि सर्जिकल स्ट्राइक हम करेंगे और जिसको वो कोल्ड स्टार का नाम भी देते थे और जल्दी से बाहर आ जाएंगे। पाकिस्तान 2-4 दिन प्रोटेस्ट करेगा, उसके बाद खामोशी छा जाएगी, लेकिन हमारी बालादस्ती वहाँ पे कायम हो जाएगी, इसलिए कि हमने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया और ख़ुद मुख्तारी को वायलेट किया और वो कुछ ना कर सके। लेकिन हुआ ये नहीं। जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो उनका जो सारा नैरेटिव था, जो सारी जो थ्योरी थी, जिस पे बहुत सी किताबें भी लिखी उन्होंने, बहुत रिसर्च के मज़ामीन भी लिखे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो पाश पाश हो गया, वो ख़त्म हो गया सारा। तो अब पाकिस्तान की ये पोजीशन है कि पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी तो मनवा ली और हिंदुस्तान को ये भी कह दिया कि हम किसी तरह भी उनकी बालादस्ती को कबूल नहीं करेंगे। तो अब आगे चल के कॉन्फिडेंस के साथ हमारे वज़ीर आज़म ने जब उनको रिहा किया पायलट को उनके, तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है, बिकॉज प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इतनी जल्दी रिहा नहीं किया जाता। आफ्टर ऑल उन्होंने एक कमिट किया, एक एक्ट कमिट किया हुआ एग्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उनको रिहा करना इंसानी बुनियादों पर एक और पैगाम है हिंदुस्तान को कि देखिए हम आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। एक इखलाकी फतह भी है बहुत बड़ी कि हम आपके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। हमने तो अपनी सॉवरेनिटी का, अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया जिसका हमें हक है और आइंदा भी हम करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे और कोई अज़ाइम नहीं है। मेरा ख्याल है जो वहाँ पे वॉर हिस्टीरिया और जो हमने देखा उनका मीडिया भी इस कदर गैर जिम्मेवाराना उसका उनका रवैया था, पॉलिटिशियंस का भी,
वो आप देखिए आज के सारी हर चीज़ तब्दील हो गई है। बहुत से वो जो आवाज़ें दब गई थी, बिल्कुल वो बात नहीं कर रही थी, वो अब सामने आकर उन्होंने अब दूसरा नुक्ता नज़र देना शुरू कर दिया है। और आइंदा हम देखेंगे आइंदा दिनों में और हफ्तों में कि मोदी सरकार को खासा वहाँ से चैलेंज मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर ही। सही है। शायद लतीफ़ साहब, डीएस्केलेशन जो है इस वक्त हमें दोनों साइड से दिखाई दे रही है, और कल हमने सुषमा स्वराज का भी लहजा जो है और अंदाज़े बयान हमने मुख्तलिफ देखा। आज हमने तो वहाँ पे एक बड़ा ही चेंज देखा है हुकूमती सतह पर, अगर ना भी कहे और मीडिया की सतह पर ना भी कहे, लोगों में ये जो चेंज है इसकी वजूहात बेसिकली नज़र क्या आ रही हैं? अगर लोग कुछ बात करते हैं शायद कुछ अमेरिका का असर रसूख है इसके अंदर, शायद सऊदी अरब और यूएई को सामने करके पसे पर्दा अमेरिका है, क्या मामलात नजर क्या आते हैं बेसिकली? देखें, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मैं इस बात से इसकी तायद करता हूं कि पाकिस्तान ने सच के जरिए जो झूठ था उस पर फतह हासिल कर ली। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की थी ना, वो झूठों का पलंदा जो हम पुलवामा से देख रहे हैं, और जिसका हाईएस्ट पॉइंट उस दिन परसों आया जब भारत ने क्लेम किया कि उसने बालाकोट के इलाके में स्ट्राइक की है और वहाँ दहशतगर्दों की तो तबीयतगाहें थीं, उनको तबाह कर दिया, और 350 बल्कि शाम तक उनके लोग जो हैं उन्होंने हमारे वो 600 के करीब बना दिए कि इतने लोगों की हलाकत हमने की। तो वो सारा दिन हम एनके बैन कर भी ढूंढते रहे कि कहीं स्क्रीन पे ऐसी कोई चीज़ नज़र आ जाए कि जिसके तहत हम कह सकें कि उसमें कोई 1% भी सच्चाई हो। तो हमें तो ज़मीन पे कोई 4 गड़े नज़र आए जो कि वो जो उन्होंने लोड था वो जेटसन करने से जहाज़ की वजह से वो नीचे पैदा हो गए, और वो पेलोड जो है वो ज़्यादातर शायद वो कोई ऑक्सिलरी टैंक्स थे जिनमें फ्यूल था, और जब वो भागने की पायलट कोशिश करता है तो फिर वो जो एक्स्ट्रा लोड है जहाज़ पे उसको जेटसन किया जाता है। तो वो कोई फायरिंग नहीं थी, वो कोई अटैक नहीं था, वो कोई टारगेट नहीं था। कोई टारगेट होता तो दिखाया जाता, उस पर जो सो कॉल्ड वो कह रहे थे हमने वहाँ तबाही की वो दिखाई जाती, तो वो तो कुछ नहीं था। तो एक तो पुलवामा से लेके तब तक, फिर उस दिन का बहुत बड़ा झूठ, और जो फिर हमने कहा था, जो शुरू में भी कहा था, और इस स्ट्राइक जो कि झूठी स्ट्राइक थी, इसके बाद भी हमने कहा कि जनाब इसका जवाब हम सच से देंगे, और वो अगले ही दिन हमने काम कर दिया। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह कामयाबी और फतह हासिल की, और जो कुछ हमने किया वो हमने सारी दुनिया को दिखाया। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि जब आप अभी ये बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सी बातें मेरे जहन में आ रही है, रिकॉल कर रही हूँ मैं जिस तरह, क्योंकि जैसे हमने देखा वो तीनों सरबराहान जो उनके बरी बहरी और फिजाई फौज के खड़े थे, और जब उन्होंने मीडिया के लोगों से थोड़े से सवालात भी लिए फाइनली, तो उसमें उन्होंने जो पार्ट्स दिखाए वही पार्ट्स एक लाइव शो में जब दिखाए जा रहे थे, तो उन्हीं के दिफाई तज्जियाकार देखते ही कहते हैं कि ये तो जो मिसाइल का टुकड़ा जो दिखाया जा रहा है ये तो MiG-21 तैयारे का है। मतलब आप खुद भी जानते हैं कि आप दिखा क्या रहे हैं, वाज़े तौर पे सबूत मौजूद है। उनके अपने साबिक फ़िज़ाई के सीनियर अफसर कह रहे हैं कि हमारे 2 तैयारे गिराए गए हैं, हमारा एक फ़ौजी जो है वो मिसिंग है, चीज़ें एक्सेप्ट की जा रही हैं। देखें ना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें तो आपको ओडी वाक़ये के बाद याद होगा जब उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया था, और दुनिया के सामने जो चीज़ उन्होंने दिखाई वो उनकी जग हंसाई का बायस बन गई। पूरी दुनिया ने उनकी लान तान की, क्योंकि आज की दुनिया में आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सैटेलाइट के जरिए जो इमेजरी पहुंचाई जाती है वो अगर झूठी हो तो उस पर बाकायदा दुनिया की तरफ से कमेंट्स आते हैं, इसलिए आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी हमने F-16 गिराया, और जो चीज़ें दिखा रहे हैं मलबा वो F-7 का है, यानी MiG-21 का है। तो कितना बड़ा तजाद है, आप अपने ही जहाज का मलबा दिखा रहे हैं और आप उसको F-16 कह रहे हैं। झूठ का पलंदा है ना। अब ये चीजें जो हैं ये उनका अपना मीडिया और उनके अपने जो लोग हैं, जो कुछ समझदार लोग हैं, वो इन सारी चीजों को पिक करते हैं। तो वो जो F-16 की बातें कर रहे हैं, जरा आप तो बड़ा अच्छे से इसको जानते हैं ना, इसके प्रोजेक्ट में से F-16 या के प्रोजेक्ट के आप हिस्सा भी रहे हैं ना, ऐसा ही है कि नहीं? F-16 तैयारी के प्रोजेक्ट F-17 की का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। F-16 के मैं पहले पायलट्स में से था जो अमेरिका से जहाज लेकर आए थे।
तो GF-17 का मैं चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों में शुरू हुआ और तकमील तक भी मेरे हाथों में पहुंचा। तो उस जहाज ने कल साबित कर दिया कि हम सिर्फ F-16 के ऊपर हमारा इन्हिसार नहीं है, हमने अपना एक लोकल F-16 भी बना लिया है जो कि F-16 के हम पल्ला है और बल्कि कुछ एरियाज में F-16 से बेहतर है। और इंडिया तो इसका सोच भी नहीं सकता था और वो इसीलिए बार बार F-16 का जिक्र कर रहे थे। वो समझते थे कि ये काम सिर्फ F-16 कर सकता है और इसीलिए उन्होंने ये भी एक झूठी अफवाह फैला दी कि हमने F-16 को गिराया है, जो कि हमारे DG-ISPR ने क्लियर कर दिया कि इस पूरे ऑपरेशन में F-16 ने हिस्सा ही नहीं लिया और ये हकीकत है। चौधरी साहब, इस वक्त अगर हम सबसे पहले मैं अगर बात करना चाह रही हूँ तो मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ जो कल और आज का वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है और वो जो हम डिप्लोमेसी की अगर बात कर रहे हैं तो क्या ये इस फ़र्क की वजह क्या नज़र आ रही है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसका रोल, किसका पार्ट क्या हुआ? बहुत शुक्रिया मेहरीन। पहली गुजारिश तो यह है कि दुनिया में सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो अखलाकी क़ुव्वत होती है। अगर आप मॉरली स्ट्रांग हैं और आप सच के ऊपर खड़े हैं तो सच बिल आखिर दुनिया के सामने आ जाता है। और जिस जदीद दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ तो एक सुई भी सैटेलाइट जो है वो देख सकती है, इसलिए झूठ ने बिल्कुल खुलना था। आप इस बात का आगाज़ अगर प्राइम मिनिस्टर की जो पहली तकरीर थी उससे कर लें कि बड़ी दर्दमंदी से उन्होंने भारत को कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। हमारा पुलवामा के वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर आप कोई ताल्लुक़ साबित करें तो हम उसके ऊपर बैठकर गौर कर सकते हैं। लेकिन उसकी बजाय जिस तरह उन्होंने जारियत की और जारियत के जवाब में उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया ने इस सारे एपिसोड को अपनी आँखों से देख लिया है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो आज अभिनंदन के रिहाई का फ़ैसला हुआ है, ये भारत से ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा जेस्चर है, एक ऐसा वाक़या है कि जिसने लोगों की आंखें खोल दी हैं। माजी में अगर बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान आइसोलेशन में रहा और हम अपनी बात और अपने मौक़िफ़ को दुनिया के ऊपर साबित न कर सके, तो इन दिनों के अंदर 5-7 रोज़ के अंदर पाकिस्तान की खारजा महाज के ऊपर जो दूसरी बड़ी कामयाबी है, एक तो फ़ौजी कामयाबी है, दूसरी ये सफारती कामयाबी है कि हम हक और सच की बात को दुनिया तक पहुंचा सकें। और ये जेस्चर कि हम अमन चाहते हैं, इसलिए हम बग़ैर किसी मुतालबे के उनके जिसको हमने गिरफ़्तार किया हम उसे रिहा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये चारों तरफ इसका बहुत ही मुस्बत पैगाम गया है। और ये हुआ किस तरह है, इसका असल जौहर क्या है? इसका असल जौहर ये है कि पूरी कौम, पूरी पार्लियामेंट, सारी सियासी जमातें, सबको इसका क्रेडिट जाता है। और ये बजा तौर पे ये क्रेडिट देना चाहिए कि सब जब पूरी कौम एक जगह जमा हो जाएगी तो फिर दुनिया भी ये देख लेगी कि जी बिल्कुल। इसलिए इसका जो है पूरी कौम को क्रेडिट देना चाहिए। और उसके अलावा जो लीड कर रहा है इस पूरी उसको मिलिट्री महाज के ऊपर हमारे चीफ लीड कर रहे हैं और मुल्की सतह के ऊपर, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वज़ीर आज़म कर रहे हैं। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि इसने हमारी अखलाकी बर्तरी साबित की है। और अगर इसी यानी बात को आगे बढ़ाया जाएगा, इसी बात को आगे बढ़ाया जाएगा तो भारत को पसपा होना पड़ेगा। और वो ये दुनिया को नहीं कह सकता कि वो एग्रेसर नहीं था। अलबत्ता मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि उससे होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, डेफिनेट होशियार तो रहना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये जो रवैया इस वक्त हमने इख्तियार रखा हुआ है इसे भी प्रिवेल करना चाहिए। निसार चीमा साहब अभी जिक्र कर रहे थे एजाज चौधरी साहब, और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन को भी सराहा जाना चाहिए। इसी तरह आप लोगों ने भी उनके साथ जिस तरह से खड़े हुए, जिस तरह से स्टैंड आउट किए, तो दैट वाज वेरी गुड। लेकिन हमने शहबाज शरीफ साहब को बड़ा पुरजोश देखा, हम उसको ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे क्योंकि इमरान खान साहब की स्पीच को भी अभी मैंने डिस्कस करना है। बहुत ही अच्छी बातें की और अब आगे से क्या उसका जवाब आता है दैट वुड बी अनदर थिंग। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज मोदी को बड़ा ललकारा, बहुत उन्हें याद दिलाई चीजें। देखें मरीन, असल बात यह है कि हमने एक बार कहा है कि हुकूमत के
जवाज़ हुक्मरानी और अंदाज़ हुक्मरानी के बारे में हमारे हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, लाख हमारी शिकायतें हो सकती हैं, बेशुमार हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन जब मुल्क और कौम के मफाद की बात आएगी तो फिर हमारे कोई इख्तलाफ नहीं है। फिर पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद है और बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है। और हमने साबित किया है, हमने बिल्कुल गैर मशरूत तौर पे उसी लम्हे जब हमारे मुल्क की सालमियत को चैलेंज किया गया, हमारी गैरत को ललकारा गया इस मकार दुश्मन की तरफ से, तो हमने कहा जी कि हमारे कोई इख्तलाफ नहीं है। इस वक्त 22 करोड़ अवाम एक मुत्तहिद कौम की तरह इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह दुश्मन को ये पैगाम जाना चाहिए कि हमारे अंदरूनी तौर पे जितने चाहे इख्तलाफ हों, लेकिन अगर आप हमारी गैरत को ललकारेंगे, हमारी सालबियत को ललकारेंगे तो फिर हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं, फिर हम सब एक हैं और हम सब अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज की पुष्ट पे खड़े हैं। और ये मैसेज हमने दिया है और मैं समझता हूँ कि ये मैसेज इंडिया को भी गया है और पूरी दुनिया को भी गया है कि पाकिस्तानी कौम में अंदरूनी तौर पे जितने भी इख्तलाफ हों, लेकिन जब इनकी सालमियत को, इनकी आज़ादी को, ख़ुद मुख्तारी को, गैरत को ललकारा जाएगा तो फिर ये कि इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है, फिर पूरी कौम जो है वो इकट्ठी है, मुत्तहिद है। ठीक है डॉक्टर फारूक साहब, अभी जब हम बात कर रहे हैं ना तो एक बात जो अभी तक मैं कह रही हूँ कि एड्रेस नहीं हुई हमारे पैनल की तरफ से, अगर वो एड्रेस हो जाए, और उसमें ये कि रोल किसका रहा। हम डिप्लोमेसी की जब आगाज़ से बात कर रहे हैं और हमने ये भी देखा जो हमारे रवायती हलीफ भी थे ना, वो भी तामुल का हमने उधर से एक रवैया देखा, देर से रिएक्शन आया, जिस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सिवाय टर्की के हमें नहीं वो दिखाई दिया। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये ममालिक समझते हैं कि एक हमें बैलेंस रखना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान। देखिए उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बार बार कि रिस्ट्रेन करें। रिस्ट्रेन क्या करें? हिंदुस्तान ने हमला किया था, ये उसके फ़ौरन बाद उन्होंने कहा। पाकिस्तान ने तो अभी उसका जवाब भी नहीं दिया था। चाहिए तो ये था कि वो पहले हिंदुस्तान को कंडेम करते, कहते आपने जारियत की है, आपने ज़्यादती की है, और उसके बाद फिर कहते हैं कि आप रिस्ट्रेन करें, तो उसका कोई सेंस बनता था। देखिए अब इसका दुनिया में ये हो रहा है कि अलाइंसेस नए नए बन रहे हैं, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, स्ट्रेटिजिक फील्ड में, और यहाँ पे रीएडजस्टमेंट्स भी हो रही हैं। उन रीएडजस्टमेंट्स में अगर आप देखें तो अमेरिका स्ट्रेटिजिक पार्टनर है हिंदुस्तान का, उन्होंने उनको चुन लिया है। सऊदी अरेबिया जो है वो भी अमेरिका के ट्रंप के यूरोप को इंडिया सूट करता है, यूएई भी उनके कैंप में है। पाकिस्तान को भी पाकिस्तान का चीन के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान रूस के साथ भी बेहतर ताल्लुकात हो रहे हैं, तुर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि ये नई अलाइनमेंट जो है उसमें ये मिसिंग लिंक है जो ईरान के साथ। हम लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात करते रहे, जब आगाज़ में ये सारे मामलात हो रहे थे हम ये कह रहे थे कि रशिया का पलड़ा हमारी तरफ, चीन का हमारी तरफ, यूएई और सऊदी अरब चले दोनों तरफ उनके स्टेक्स है, लेकिन हमने जब आते हुए बयानात वहाँ से देखे तो पलड़ा हमें दूसरी तरफ दिखाई दिया। वो हमारे लिए हैरत अंगेज बात थी। बात ये होती है कि अगर आप खुद मजबूत हैं, जो पाकिस्तान ने दिखाई अपनी मजबूती, और हम अंदर से मजबूत हैं और हमने अदारे बनाए हैं, तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उनकी तरफ देखें, किसी की तरफ कि वो हमारी मदद को आएँ, तो तभी हम आगे जाएं। ठीक है, अलाइंसेस ज़रूर बनते हैं और आप देखेंगे आइंदा जो वक्त है उसमें नए अलाइंसेस बनेंगे और वो एक ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लाइनें ड्रॉ होंगी। लेकिन मैं फिर से ये दोहराऊँगा कि हम ईरान को इग्नोर कर रहे हैं, वो हमारा नेचुरल एलाई है 53 से लेके, और उसके बाद आप देखिए RCD जब बना ये हमारे साथ रहा है, तो उसकी कोई वजह नहीं है कि हम उनको साथ लेके हमें ब्रेक में जाना है। हम ब्रेक से वापस आते हैं, हम इस बात अभी बढ़ाएंगे। हम ये भी बात करेंगे कि तालिबान के हवाले से भी एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और अमेरिका ने क्या उसको समझते हुए हमारा कोई शायद साथ दिया है, जो ये मामलात जो हैं ये कोई आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पस पर्दा क्या है उस पर भी नज़र डालेंगे। इमरान खान साहब की स्पीच का भी ज़रा जायज़ा लेंगे, बहुत ही अच्छी एक स्पीच थी और इसके कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, इमरान खान की स्पीच की तरफ तो हमने आना है जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा, लेकिन जो अभिनंदन को छोड़ने का जो फैसला किया गया है और इसे एक बड़ा ही अच्छा फैसला और बड़ा सराहा जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि वो भी ऐसा ही रेसिप्रोकेट करे, लेकिन वैसा में होता दिखाई नहीं दे रहा जैसा मीडिया में वो उसको कर रहे हैं। ठीक है, उनके जो एनालिस्ट्स हैं या उनके जो बड़े
हैं लोग बोलने वाले, वो कुछ पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनके जब तीनों सरबराहान को मैंने गुफ्तगू करते सुना तो एयर चीफ ने ये कहा कि जी ये तो जेनीवा कन्वेंशन के मुताबिक है, यानी कि व्हाट्स द बिग डील। देखें, उनकी तरफ से इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया जाएगा। ये वो कौम नहीं है कि जो आपके किसी भी खैर सगाली के जज्बे को सराहे और उसका शुक्रिया अदा करे। और जहाँ तक बिल्कुल ये हमने नीयत तो खैर सगाली के दौरे के जज्बे के तहत की है, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे कोई इसका जो है कोई जवाब इस तरह का आएगा कि जिसमें खैर सगाली नज़र आए। ये तो होना ये चाहिए था कि अगर हम खैर सगाली के जज्बे के तहत कुछ इस तरह का जेस्चर शो कर रहे हैं तो कम से कम जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसमें तो कोई कमी हमें होती हुई नज़र आनी चाहिए ना, या कोई कम से कम उनकी तरफ से ऐसा ऐलान होना चाहिए जिसकी बातचीत हम कहें कि अगर हमने कोई जेस्चर शो किया है तो उसके बदले में उस तरफ से भी कोई कम से कम कोई रिस्पांस तो मिल रही है ना। और ये भी हम याद रखें कि ये जो बैनुल अक़वामी मामलात हैं इनमें ये हम बार बार कहते हैं कि ताली दो हाथ से बजा करती है। हमारे साथ का हिना रब्बानी खर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है क्योंकि डिप्लोमेटिक फ्रंट्स के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। अब मुझे ये बताया जा रहा है कि उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, चले हम उनकी तरफ वापस जाएंगे क्योंकि एक वो इशू भी हमने एड्रेस जरूर करना है। शाहिद लतीफ़ साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना कि उनका रवैया तो वो होना चाहिए लेकिन वो है नहीं, और दबाव की जब उधर से बात आती है ना वो कहते हैं कि दबाव में आके पाकिस्तान शायद ये कर रहा है और अभिनंदन को छोड़ा है, तो कुलभूषण के मामले में क्या कोई कम दबाव था? देखे ना, अब इसको हमारी कमजोरी के तौर पर बयान किया जा रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आपकी तरफ से जो आपकी नरमी है वो करते हुए ये ख्याल रखें कि इसको आपकी कमजोरी ना समझा जाए। ये जो कुलभूषण वाला मामला, और मैं तो इस चीज पे भी मेरा इत्तफाक नहीं है कि ये जेनीवा कन्वेंशन वाला मामला है, क्योंकि वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर पे हुआ करता है। ये तो वॉर डिक्लेयर्ड ही नहीं थी, ऐसा ही है। इन्होंने तो हमारे इलाके में इंट्रूड किया है, एग्रेशन की है, जो उसके अंदर आपको नजर आया कि उन्होंने वो काम किया है जिसकी किसी कन्वेंशन के तहत इजाजत ही नहीं है हमारे इलाके में, यानी घुस आना और फिर वहां जो है वो बाकायदा हमारे खिलाफ एग्रेशन करना। आप प्रिजनर ऑफ वॉर तो हमने तो आपस में वी आर नॉट एट वॉर, तो इसलिए मेरे इसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अल्लाह करे कि जो हमने जेस्चर दिया है देखने में ये ठीक है, और इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी इस ख्वाहिश को, हमारे इस जेस्चर को हमारी कमजोरी मत समझें। बिल्कुल सही है, और हम अब उम्मीद करेंगे कि हम की रामवार करेगा। एजाज चौधरी साहब, ये ओआईसी का मामला भी अभी बड़ा उठाया जा रहा है। पहले हमें इतना एतराज़ नहीं था, लेकिन जब ये वाक़या हुआ, जब वो हमारी टेरिटरी में दाखिल हुए, उसके बाद हमने कहा कि नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं सुषमा को आना चाहिए, अगर वो आएंगी तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर अब एक बार दोबारा से ये फैसला जो तब्दील हो गया है, इसके पीछे वजह क्या है? व्हाट्स द थॉट बिहाइंड? देखिए, मैं आपसे जो मैंने पहले गुफ्तगू किया उसको ज़रा थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। ये जो अभिनंदन की रिहाई का मसला है ना, इसका भारत की तरफ से कोई खैर मकदम नहीं किया गया, और मैं नहीं समझता कि कोई एक फ़िक्रा भी किसी ज़िम्मेदार आदमी ने इसके जवाब में अभी कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी तहरीक इंसाफ ने अब तक, यानी हुकूमत ने अब तक जो भी ऐलानात किए हैं, भारत की हुकूमत के ऊपर कोई असर उसका नहीं है, लेकिन आलमी बिरादरी के ऊपर इसका बेहतर असर गया है। अवाम की राय बदली है भारत के अंदर, और बैनुल अक़वामी बिरादरी की राय तब्दील हुई है। अच्छा, अब रहा ओआईसी का मतलब, मुझे तो पहले ही ये समझ नहीं आई थी कि उसमें सुषमा स्वराज साहिबा को क्यों बुलवाया जा रहा है। यानी कोई इस तरह तो ओआईसी का कोई एजेंडा साबिक कभी नहीं रहा कि वो इस तरह करें। इसलिए मैं तो पहला जो यानी हमारा फैसला था उसे ही ज़्यादा बेहतर समझता था, और उसमें बहुत ही साहिब आरा जिन लोगों ने दी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा कि अगर वज़ीर ख़ारजा न जाएं तो दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे की जो हमारी तरफ से पार्टिसिपेशन हो। तो हमारा जो एक यानी ये वाला जेस्चर है कि हम इसको अच्छा नहीं समझते कि आपने उन्हें बुलाया है, लेकिन अपनी प्रेजेंस भी हम वहाँ पे रखें, ये ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर था। फैसला तब्दील हुआ है, एक तरीका भी तो हो सकता है ना, एक और तरीका भी हो सकता है। जैसे 95 में बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी कोशिशों से हुर्रियत रहनुमा जो सैयद अली गिलानी, उनको भी वहां पे मदऊ कराया, तो चले उनको बुला लीजिए, थोड़ा काउंटर हो जाएगा, कोई वहां से भी इनविटेशन दिलवा दीजिए।
मेरा तो ख्याल था कि इस सारी गुफ्तगू के अंदर कश्मीर का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक, लेकिन हमारे जो दुनिया में दोस्त ममालिक हैं उन्होंने इसको इस तरह लिया कि जैसे भारत अब चढ़ दौड़ा है और अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ गई हैं। चुनाचे हमें दोस्त ममालिक की तरफ से यही मैसेज है कि हम इसको एक अलग वाक़े के तौर पे पाक भारत के दरमियान यानी एक मसला समझें, वरना मेरी ज़ाती ओपिनियन में तो असल कोर इशू हमारे दरमियान हमेशा से कश्मीर है और कश्मीर ही रहेगा। दुनिया तब अमन की तरफ बढ़ सकेगी जब कश्मीर के ऊपर हम कोई वो वाला मौक़िफ़ इख्तियार कर सकेंगे कि जो ख़ुद भारत अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 1948 के अंदर अपनी करारदादों के मुताबिक ले गया था कि उनको अपनी आज़ाद मर्जी से अपने मुस्तक़बिल का फैसला करना चाहिए। ये आज की इस जदीद दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि ये ओवरवेलमिंग दुनिया मानती है इस बात को, लेकिन भारत की जमहूरियत को जब लोग मानते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना बड़ा तजाद कैसे हजम कर लेते हैं। चुनाचे मैं यही समझता हूँ कि ये कभी किसी को भूलेगा नहीं कि असल मसला कश्मीर का मसला है। बिल्कुल सही। निसार चीमा साहब, ये जब हम OIC की बात करें, हम ये भी बात करें कि मुख्तलिफ ममालिक के जो तासुरात हैं या जो रवैया है या जो उनका रिएक्शन टाइम पीरियड था उसके ऊपर जब गुफ्तगू करें तो अपने ही हम अगर अंदर से देखते हैं OIC मुस्लिम ममालिक का जो इत्तेहाद है, वहाँ पर जब हमने 69 में हमने जिस वक्त रजिस्ट किया था तो उन्होंने दावतनामा मनसूख कर दिया था, लेकिन इस वक्त वो सुन ही नहीं रहे, जबकि वो देख भी रहे हैं मामलात कितने खराब है, कंडेम भी कर रहे हैं, लेकिन दावतनामा मनसूख भी नहीं कर रहे। और फिर हमारी ऑपोजिशन भी अब ये कह रही है कि हमें जाना चाहिए, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्या वजह है, क्यों जाना चाहिए? जी ऐसा है कि इसकी तरफ आने से पहले मैं समझता हूँ कि शायद लतीफ़ साहब की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि आप जितनी चाहें खैर सगाली उनको दिखाएं, उसका मुजाहरा करें, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो हुक्मरान टोला है भारत में, जो तंग नज़र जो हुक्मरान है इस वक्त, मुतअस्सिब और इंतहा पसंद, उनसे किसी खैर सगाली के उस तरह के जवाब की कोई तवक्को नहीं है, उस खैर सगाली की कोई फराख दिली की कोई तवक्को नहीं है। बल्कि मुझे तो वो शेर याद आता है कि जिनको तवक्को है, उनकी पक्की हो गई है 22 सीटों के लिए, ये सारी जिनको तवक्को है उनसे किसी पॉजिटिव रिस्पांस की, उनसे तो मैं यही कहूँगा कि तुमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। बात यह है कि जहां तक OIC की बात है, OIC की बात है, देखें 1969 में जब भारत को वहां इनवाइट किया गया मराकश में, रबात में, उनके कैपिटल में, वो पहली इस्लामिक समिट थी और उस वक्त याह्या खान हमारे सदर थे। उनका जो भी उनके किरदार के बारे में, बाकी जो उनकी जो दास्तानें हैं उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इतनी गैरत का मुजाहरा किया कि उन्होंने कहा जी कि अगर इंडिया यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे। हालांकि इंडिया वहाँ पे कोई एज गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं था, वो एज ऑब्जर्वर उसको इन्वाइट किया गया, लेकिन ऑब्जर्वरशिप जो थी उसकी, एज ऑब्जर्वर जो थे उसको जो बुलाया गया, वो स्टेटस भी पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। और याह्या खान के और पाकिस्तान के बड़े फर्म स्टैंड की वजह से और बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट की वजह से इंडियन डेलीगेशन जो वहाँ गया हुआ था उसको वापस जाना पड़ा। अच्छा, अब ये है कि अब कोई ये यहाँ कोई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की कोई तरफ से दावत नहीं है, बिल्कुल, ये तो जो मेजबान है उन्होंने दावत दी है बगैर किसी और मुसलमान मुल्क से मशवरा किए बगैर। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के बाकी ममालिक जो है मेंबर ममालिक, उनमें से किसी से मशवरा नहीं किया गया। हम उसके एक बानी रुकन हैं, हमें गैरतमंद कौम जो है और एक बावकार कौम का किरदार अदा करना चाहिए और हमें बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए। क्यों नहीं चाहते? नहीं कोई नहीं, आपने चूंकि कहा तो मैंने कहा शायद पार्लियामेंट के इजलास के बाद कोई शायद नई डेवलपमेंट है, वरना जो कुछ आज पार्लियामेंट में हुआ है, हुकूमत और अपोजिशन दे आर ऑन द सेम पेज कि नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा कुछ माहिरीन ने यह बात कही कि अगर वजीर खारजा नहीं जाएंगे तो कोई वो वैसे ही हमारी जो सेक्रेटरी खारजा हैं वो अपना जो हमारे वो पहले से तहमीना साहिबा वहाँ हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें रिस्ट्रेन करना चाहिए और इस एहतजाज को बरकरार रखना चाहिए कि उनको वो मदू न करें, वरना तो मेरा ख्याल है इसका मकसद ही फौत हो जाएगा कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस जमा होती है। और जो इस्लामी ये तो
ये देखे पाकिस्तानी कौम किसका मजाक उड़ाना है, ये फाइनल फैसला नहीं हुआ। कश्मीरियों के जख्मों पे नमक पाशी है। जो उनकी आखिरी बात सुनी है, हाँ जी, उसके मुताबिक यानी नहीं जाया जा रहा, जो आखिरी बात सुनी है। लेकिन कोई मजीद डेवलपमेंट होगी तो समझ में आ जाएगी, सामने आ जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, सही है सही है। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो खान साहब की अब स्पीच के ऊपर हम फाइनली ज़रूर आएंगे, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। आसी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारी कुछ गुफ्तगू हो रही थी ओआईसी के हवाले से कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और इतनी बार जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए हुआ कि हमारे जो पैनल में लोग मौजूद हैं वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज ही हो गए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जा रहे हैं, और जो अपोजिशन का हम जो बात कर रहे थे, तो अपोजिशन की ये डिमांड थी कि चले खुद नहीं तो छोटा एक वफ्द भेज दे रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं निसार साहब बात करती हूँ, एजाज चौधरी साहब, अभी जो नई स्टेटमेंट आ रही ना आपकी पार्टी की तरफ से वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जा रहे हैं। बेशक वो सुषमा स्वराज के साथ शायद बैठेंगे नहीं, वहां पे शायद गुफ्तगू भी उनसे नहीं करेंगे, लेकिन किसी और फोरम पे कर सकते हैं, लेकिन इस फोरम पे नहीं करेंगे। अब ये एक नई डेवलपमेंट है इनफैक्ट। अच्छा शाहिद लतीफ़ साहब, इस वक्त जो इमरान खान साहब ने स्पीच की उसमें उन्होंने कुछ जिन बातों का जिक्र किया, वो कुछ वॉर स्ट्रैटेजीज के हवाले से भी उन्होंने जब बात की, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी अगर होएगी कल को दोबारा भारत के अंदर, तो फिर दोबारा से क्या पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे आप? यानी एक दफ़ा ये मामला रुकेगा नहीं, फिर सिलसिला तो चलता रहेगा। व्हाट कुड बी डन बेस्ट कि ये अब मामला यहाँ पर आकर रुक जाए? देखें, ये मामला रोकने की हमने भरपूर कोशिश की है, और ये कोई ना भूले कि हमने दहशतगर्दी को रोकने के लिए हज़ारों जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान तनहा दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ जंग लड़ा है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा है। हमें कई साल बीत गए और हमने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया। नॉर्थ वजीरिस्तान में कितना बड़ा ऑपरेशन किया हमने, और हम ये भी थ्रू आउट ये बात करते रहे कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी में हिंदुस्तान रॉ का बाकायदा हाथ है, हमारे पास सबूत थे। और ये जो हमारा एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या वो पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल का हुआ, 150 बच्चे हमारे ज़िबा कर दिए गए, इस हद तक हमारे साथ ज्यादती हुई। यही वो हिंदुस्तान है ना जिसने ये काम करवाया, और वहां से ये सारा मिशन प्लान किया गया। हमारे पास उसके सबूत भी थे, और हमने बार बार कहा कि हमें मालूम है कि इस सारी दहशतगर्दी के पीछे कौन है। और फिर अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस को साथ मिलाकर, कोयटा में कहाँ नहीं हम जिक्र करें, वजीरिस्तान में, सवात में, सारे जो थे सबूत जाके कहाँ से जुड़ते थे वो भी सबको पता है। तो क्या हम हर वाक़े पे हम भी उठ के खड़े हो जाए कि अब हम आपकी लाइन क्रॉस करेंगे, हम उधर आएंगे? लेकिन वहां से होता है, वहां से हमेशा होता है, जब भी वहां पे कोई इस तरह का बड़ा वाक़या होता है, पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, हमारे पीछे पड़ जाते हैं कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन। तो व्हाट कैन बी डन कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन अगर कोई होती है, देखिए ऐसी सिचुएशन की तीसरी कुव्वत फायदा उठाती है। देखिए, इसलिए इमरान साहब ने बड़ी ठीक बात की ना कि हम तो आपकी इस तरह की कार्रवाइयां देख देख कर हम तंग आ गए, क्योंकि जो भी वाकया हो सबसे पहले आपने पाकिस्तान को ब्लेम करना है। अभी कार्रवाई शुरू भी नहीं होती और पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया जाता है। वो आपने इससे पहले देखा पठानकोट था, उड़ी था, आपने उससे पहले देखा समझौता एक्सप्रेस, बॉम्बे का वाकया, यानी अनगिनत वाकये हैं। और भारत ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाई और दुनिया भर के सामने ये उनको कायल करने की कोशिश की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है। और ये भूल गए कि खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने बांग्लादेश में खड़े होकर जो कहा था कि ये मुक्ति बहानी की बुनियाद तो हमने रखी, और मशरकी पाकिस्तान को जो हमने अलहदा किया पाकिस्तान से, वो ये रोल हमने अदा किया। तो ये दहशतगर्दी की इससे बड़ी कोई मिसाल हो सकती है? ये हमने वाकया जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल क्यों नहीं लेकर गए? ये तो एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का कह रहा है और फिर नाम हमारा लगा दिया जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि वाज़ेह फर्क है हमारी और हिंदुस्तान की अप्रोच में। ये वो चीजें हैं जिस पर हमने बात करनी है, ये वो चीजें हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि खैर सगाली क्या सिर्फ हमारी तरफ से, यानी वाकया होता ही नहीं, और जो कश्मीर में हिंदुस्तान कर रहा है वो सबके सामने है। और इसको भी कहता है कि ये तो दहशतगर्दी की तहरीक चल रही है,
और फिर पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है। ये जो लाखों लोग वो बुरहान वानी की शहादत के बाद सड़कों पे आए और तब से ये तहरीक जो है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने तो फैसला कर लिया है, उनके नज़दीक मौत की कोई किसी किस्म की अब अहमियत नहीं रही। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम आज़ादी की जंग जो है इसको मंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे। यही वजह है कि जिससे हिंदुस्तान बुखला गया है। उसकी वजूहात और भी बहुत है, यानी जगह जगह उसको नाकामी हुई है। कश्मीर में उसको नाकामी हुई, अफगानिस्तान में उसको एक बहुत बड़ा किरदार मिलना था, वहां नाकामी हो गई। सी पैक जो है वो उसको हजम नहीं हो रहा और जगह जगह वो जो है अपना केस लेकर जाता है। चाइना के पास वो गया, अमेरिका से उसने बात की, मगर हर जगह से उसे चुप रहने की जो है वहां से वार्निंग मिल गई। तो इसलिए उसकी नाकामियां बहुत हैं। फिर वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था। आज पाकिस्तान कहाँ है? हमारे खारजा उमूर वाले जो मामलात हैं और खारजी जो महाज है, पाकिस्तान कितनी तरक्की कर चुका, और बहुत सारे ममालिक जो कि सी पैक का हिस्सा बनना जा रहे हैं वो तो आज पाकिस्तान के साथ जुड़ गए। जहन में एक सवाल ये भी आता था कि इतनी बड़ी एम्यूनिशन है, वो आप ही का अपना असलहा, आप ही का अपना हथियार, वही ईंधन जो वहां का है, और आपके अपने एरिया के अंदर तो आप किस मुंह से कह रहे हैं? यानी कि आपके लिए कितनी बड़ी सुबकी की बात है, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन है। एजाज चौधरी साहब, आप इस पर कोई जवाब देना चाहेंगे? और अपोजिशन की जो तकरीर, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उस पर भी कुछ कॉमेंट करना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 3 तकरीरें प्राइम मिनिस्टर ने की हैं इन 5 दिनों के अंदर। मेरा ख्याल है कि आर्टिकुलेशन का बेहतरीन नमूना है। नंबर 2, सफारती एतबार के एतबार से बेहतरीन तकरीरें हैं तीनों। और नंबर 3, उन्होंने जिस तरह तारीख के हवाले इन्होंने जो गिला किया है उसको जरा एड्रेस कीजिएगा। मैं वही इधर ही आ रहा हूं। तीसरी बात मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो तारीखी हवाले उन्होंने अपनी तकरीर के साथ जोड़े वो बेहतरीन थे। अब मैं आपसे अर्ज करता हूं, पुलवामा के ऊपर भारत जब घंटों बाद इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि आप अगर इसमें पाकिस्तान को मुलव्वस समझते हैं तो लाइए कोई सबूत दें, हम इसको खुद देखेंगे। ये वो बैनुल अक़वामी मौक़िफ़ है पाकिस्तान का कि जो दुनिया में हमारा यकसा मौक़िफ़ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी आपको याद है कि पिछले 6 माह के अंदर मुतअद्दिद दफ़ा इस बात का जिक्र किया गया कि असल मसला कश्मीर का मसला है, असल उसकी आज़ादी का मसला है। और जब जो लोग अपना हक़ खुदरादियत चाहते हैं उन्हें किसी तरह भी नहीं रोका जा सकता। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये तो कोई बात ही सिरे से नहीं है कि कश्मीर की आज़ादी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात हो। ये तो बिल्कुल, यानी सारी दुनिया ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी गुफ्तगू की है 3 मरतबा जिसके नतीजे में पाकिस्तान का एक ये बात हम विंडिकेट हुए हैं कि हम कभी टेररिज्म के हामी रहे हैं या हम टेररिज्म चाहते हैं। दूसरी ये बात कि हम जंग किसी सूरत में नहीं चाहते, हम अपने अवाम की हालत को बेहतर करना चाहते हैं। और तीसरी बात ये कि जारे भारत है, पाकिस्तान नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि उन्होंने अपोजिशन का शुक्रिया अदा किया, कौम की यकजहती का जिक्र किया। उन्होंने कहा बहादुर शाह जफर हमारा हीरो नहीं है, टीपू सुल्तान हमारा हीरो है। तो उस तरह उन्होंने एक तसलसल तारीख के साथ भी इस तरह जोड़ा। चुनाचे मैं समझता हूं कि बेहतरीन तकारीर हैं जो इन 5 दिनों के अंदर अच्छे हवाले भी दिए उन्होंने, और बड़ा समझाने वाला एक उनका अंदाज था जिसे बड़ा सराहा भी गया है और बहुत से लोगों की समझ में भी आया। हम इखलाकी सतह पर हमने भरपूर कोशिश की है, करके दिखाया है। अभिनंदन की रिहाई का जो फैसला है जिसे बहुत सराहा भी गया है। अब उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म की इस तकरीर के बाद और इन तमाम तर जेस्चर्स के बाद कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आज और कल का फ़र्क दिखाई देगा। मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपने मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।